गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। मैं आशीष चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज, और उससे आगे का जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा और उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कोई बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज होती है और कैसे नेगेटिव चार्ज होती है। तो ऑब्जेक्ट गेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इससे पहले समझने से पहले बेटा आप एक कंसेप्ट को समझिएगा। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया कि जितनी भी बॉडी है, जितने भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। एटम के अंदर कौन होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव करता है वो कौन करता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा, ये मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर कौन है? प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इसके अराउंड कौन मूव करेंगे? इसके अराउंड जो मूव करेंगे बच्चों वो इलेक्ट्रॉन करेंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है बेटा ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर? अब आप यहां समझिए बेटे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यूई माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यूपी प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसी टाइप से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको बता दिया था कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स हैवियर होता है कंपेयर दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही रीजन था क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखिए, अगर आप ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का करें या ट्रांसफर आप प्रोटॉन का करें तो दोनों केसेस में क्या होने वाला? चार्ज तो सेम ही ट्रांसफर होगा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड, अगर आप चाहे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें या आप प्रोटॉन को ट्रांसफर करें, तो दोनों ही कंडीशंस में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज ट्रांसफर होने वाला है। क्लियर? तो अब क्योंकि देखिए प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स हैवियर है किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाना इजी होगा कंपेयर दैट प्रोटॉन को ले जाने के। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने में 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोटॉन इससे 1837 टाइम्स हैवी है, तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी? 1837 जूल की। तो ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में करेंगे, कभी भी प्रोटॉन की फॉर्म में नहीं करने वाले। अब समझिए बच्चों, अब देखिए ऐसा होता है कि नॉर्मली each atom is in neutral state। जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे कौन सी स्टेट में होने वाले हैं? वो न्यूट्रल स्टेट में होने वाले हैं। अब एक वर्ड आया न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट का मतलब है बच्चा कि नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो, या नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं कि नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज जीरो का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब बेटे पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पर। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी न्यूट्रल पोजीशन में है या कोई एटम न्यूट्रल कंडीशन स्टेट में है, तो उसका मतलब कि नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज भी जीरो, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज जीरो का मतलब केवल क्या है कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसके लिए रीजन है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा जो किसके लिए रीजन है, नेगेटिव चार्ज के लिए। आपको ये कंसेप्ट को याद रखना है, हमेशा याद रखना है, इसको बिल्कुल आप लर्न कर लीजिएगा। क्लियर? अब आगे समझिए बेटे, इसे नोट कर लीजिए पहले एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नोट हो गया बेटा? चलिए अब समझिए बेटे, इसे मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया यहां पे। देखिए, इनिशियली both atom is in न्यूट्रल स्टेट। हमारे पास कोई दो एटम है और दोनों के दोनों एटम कैसे है, न्यूट्रल स्टेट में है। मतलब समझिए, मान लीजिए बेटे एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। इनिशियली कैसी स्टेट में, न्यूट्रल में, तो बेटे इसका भी नेट चार्ज जीरो होगा, यस नो, और इसका भी नेट चार्ज जीरो होगा। बेटे थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि हम आपको कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं और अच्छे सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, इसका भी नेट चार्ज जीरो और इसका भी नेट चार्ज जीरो। तो इसका मतलब मैंने कंसीडर कर लिया कि इसके पास क्या है बेटा, 20 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। चार्ज किस पर होता है, केवल प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। इस चीज को यहां लिख लीजिए, जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर? अब समझिए बेटे, नेट चार्ज जीरो कब होगा, जितने प्रोटॉन हो उतने इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पे, 20। तो नेट चार्ज जीरो हो गया क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन में है। मान लो बेटा इस पे 10 प्रोटॉन है। अगर यार इस पे 10 प्रोटॉन है, न्यूट्रल स्टेट में नेट चार्ज जीरो करने के लिए 10 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो जितना प्लस पी उतना माइनस ई, टोटल नेट जीरो। क्या करा हमने, किसी कंडीशन से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए। हो सकता है यार ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर हो। मैंने मान लिया कि इधर से इधर हो रहा है। मतलब इसे मान लीजिए एटम ए और इसे मान लीजिए एटम बी। एटम ए से बी पे हो रहा है। ऐसा कोई रिक्वायर नहीं कि यार ए से बी पे होगा हमेशा, बी से ए पे भी हो सकता है। अब समझो बेटे, जब यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, ये बात आपको पहले लेक्चर में बता दी थी और अभी पहले भी मैंने बताई है थोड़ी सी। तो क्या है, जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चा, 18। यहां बेटे कितने हो गए, 10 थे, 2 आ गए तो 12 हो गए। अब समझो, अब फाइनली क्या हुआ कि नेट चार्ज कितना हो गया। देखो जरा ध्यान से, सॉरी बेटे, नेट चार्ज देखिए, ऊपर वाला खत्म, नीचे आ जाइए। 18 इलेक्ट्रॉन रह गए और 20 प्रोटॉन है। तो बेटे P 18E माइनस के 18P प्लस को कैंसिल करेंगे, क्या बचेंगे 2P प्लस। कैसा चार्ज बचा, मतलब ये पॉजिटिव। इधर आ जाओ, इधर नेट चार्ज कितना हो गया चेक करो, 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस के 2 ही बचे। इसका मतलब कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। अब कंसेप्ट समझिए, ये ए है एटम और ये एटम बी है। ये कौन सा एटम है, ए, और ये एटम कौन सा है बच्चा, बी। अब समझो आप ध्यान से, जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या होने वाला है, चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रिमेंबर रखेंगे आप, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो उस पर हमेशा चार्ज कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। दूसरी बात समझिए यार, एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी तो होता है। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन और
जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मास और चार्ज में डिफरेंस बताया था, तो वहां पर क्या बताया था कि मास ऑलवेज कम विद चार्ज बट डू नॉट रिक्वायर्ड चार्ज ऑलवेज कम विद मास। चार्ज ऑलवेज कम विद मास बट नॉट रिक्वायर्ड मास ऑलवेज कम विद चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। चार्ज हमेशा जब ये आएगा तो बेटे अपने साथ मास को भी लाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक मास है। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो दो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल मास भी तो ट्रांसफर होगा। इसका मतलब कितना हुआ, इधर से इधर को 2 मास MeV ट्रांसफर हो गया। मतलब इसका मास कुछ कम हो गया होगा और इसका मास कुछ बढ़ गया होगा। तो यहां क्या हुआ, डिक्रीज मास। और यहां इधर आ जाइए, इस पे क्या हो गया बेटे, इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो कैसा आप चार्ज आया, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटे क्या हो रहा है, मास भी तो आ रहा है इस पे। नेगेटिव चार्ज कब आया, जब इलेक्ट्रॉन बढ़े, मतलब पहले से ज्यादा हो गए। जब इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो अपने साथ मास को भी लाए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज मास। तो ये कंसेप्ट आपको पकड़ के चलना है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिक्रीजेज मास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिप्रेजेंट द इंक्रीज मास। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा हो गया, नेक्स्ट देखिएगा, इसे इरेज कर दें। नोट्स को बेटे बड़ा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बनाएंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेटे राइटिंग भी थोड़ा सा हो सकता डिस्टर्ब कर रही हो, तो आप मुझे बता देंगे, थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर लिया जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले प्रॉपर्टी आप स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया है, समझिए ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, देखिए कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो कंजर्व हो गई तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका स्टेटमेंट सुनिए पहले क्या कहते हैं। इन्होंने बताया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट एंड nor we destroyed for an isolated system but can only transfer. According to law of conservation of charge can neither be create and nor be destroyed for an isolated system. एक वर्ड आया है इसमें आइसोलेट। यार आइसोलेट का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका किसी और से कोई भी कांटेक्ट ना हो। अभी जैसे पीछे कोरोना हुआ था तो जिन व्यक्ति को कोरोना हो जाता था उन्हें आइसोलेट कर देते थे। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ कि उनका बाहर की सोसाइटी से बिल्कुल रिलेशन खत्म कर दिया जाता था, ऐसी तो होता था। तो आइसोलेट सिस्टम क्या है, जिसका किसी और से कोई कांटेक्ट ना हो, ऐसा सिस्टम जिसका किसी से कोई कांटेक्ट ना हो। एक बात और रिमेंबर रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओनली एंड ओनली ट्रूथ आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो उसके लिए बेटे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वर्क नहीं करने वाला, वहां वो इसे फॉलो नहीं करेगा। अब समझिए, तो चार्ज कैन neither be create and nor be destroy for an isolated system but can only transfer। मतलब इसका ट्रांसफर कर सकते हो बट इसे ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसको, चार्ज को। तो नाउ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज constant।
मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा, जो मतलब चार्ज की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो चार्ज इनिशियल होगा वही चार्ज फाइनली होगा। तो इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल, यार बेटा गल थोड़ा सा राइटिंग डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी, कोई नहीं, इंप्रूव करेंगे। टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझिए आप। इस कंसेप्ट को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई सब्सटेंस है, मटेरियल है, और इसके अंदर 4 एटम है। यार ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं 4 मान रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड है, 10 मान लीजिए आप। मान लीजिए जो पहला है इसके पास चार्ज +2Q, दूसरे वाले के पास -3Q, तीसरे के पास +4Q और इसके पास +Q। अब क्या करा हमने, लिया क्या करा, इसे बेटे हिला दिया बहुत तेजी से, या एक हैमर लिया और इसे हथौड़े से पीट दिया, हैमर से इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज को आपस में क्या करेंगे बेटे, चार्ज का ट्रांसफर करेंगे। जब चार्ज का ट्रांसफर करा तो मैंने क्या देखा कि बाद में क्या हुआ कि इसके पास रह गए एटम तो 4 ही है, इसके पास चार्ज आ गया Q, इसके पास आ गया -5Q या +5Q, इसके पास आ गया -4Q। तो व्हाट इज द चार्ज, यहां पर आपको चार्ज फाइंड आउट करना। तो मैंने कंसीडर क्या कर लिया कि इसका चार्ज कितना है, Q है। कंसेप्ट क्लियर हो, ये इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल, टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नाउ वी गेट, क्या करेंगे, टोटल चार्ज, बेटे टोटल कितना, सबको जोड़ दो विद साइन, +Q -3Q +4Q और +Q। इधर आ जाइए, मान लो बेटे इस पे चार्ज Q हमने मान लिया पहले, इसका बेटे Q +5Q -4Q और Q। समझो 2 4 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, या ऐसे कर लो बेटे 3Q -2 और एक 3, 4Q बचे, कितने बेटे 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो +Q बचे, Q और Q 2Q। अब मैं Q की वैल्यू निकालूं तो बेटे 2Q इधर आएगा, कितना बचेगा 2Q। इसका मतलब यहां पर जो चार्ज बचा किस पर बेटे, Q, जो 4th एटम हुआ उस पर चार्ज कितना हो गया, +2Q हो गया। कैसे बचा है, +2Q। कंसेप्ट क्लियर। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पे बेटे एक कंसेप्ट समझिए आप, एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, इसे आप एक नोट पैड बना लेंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताया गया है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम बट कैन ट्रांसफर ओनली, या ओनली ट्रांसफर। चार्ज को ना तो आप क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, पर चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब समझो बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन पर रोक नहीं लगाता। लॉ ऑफ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन पर रोक नहीं लगा रहा। वो केवल यह बता रहा है कि अगर आपको चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करना है या डिस्ट्रॉय करना है तो वो हमेशा एक पेयर के फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, पेयर की। और जो वो पेयर होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज के होंगे। अभी मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाऊंगा। एक क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या ऐसे लिखेंगे बेटे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोहिबिट creation and destruction of charge particle. However,
बिकॉज चार्ज कंजर्वेशन, देख लो बेटा एक मिनट, दिख रहा? हाँ, चार्ज पार्टिकल, हाउएवर बिकॉज चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज पार्टिकल आर create and destroy only pair of equal and opposite charge। क्या कह दिया इन्होंने कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोहिबिट, मतलब वो रोक नहीं लगा रहा किस पर, क्रिएशन पर और डिस्ट्रक्शन पर चार्ज पार्टिकल के, बट वो ये कह रहा है कि चार्ज को कंजर्व रखने के लिए जब भी चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो या डिस्ट्रॉय हो तो वो किस फॉर्म में होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे, ओनली पेयर। और कैसे होने चाहिए, इक्वल और अपोजिट चार्ज के, मतलब मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो और चार्ज कैसा हो, सॉरी नेचर कैसा हो उनका, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव और निगेटिव, दूसरा निगेटिव हो। अगर ऐसा हो गया भाई, मान लीजिए आपने एक प्रोटॉन को क्रिएट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर दिया, तो बेटे नेट तो जीरो हो गया ना, टोटल तो कुछ क्रिएट नहीं हुआ, पर दो अलग अलग पार्टिकल क्रिएट हो गए या नहीं हुए। कंसेप्ट क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। बेटा नोट्स को अच्छे से बना के चलेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। चलो बच्चों, हो गया, इरेज कर दें, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, बट किसके फॉर्म में होगा, पेयर की फॉर्म में होगा, और जो वो पेयर है वो अपोजिट, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज का होना चाहिए। चलिए, इसे भी रेज नहीं कर रहे, अब मैं आपको इसे कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। इसे कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले आप थोड़ा सा मेरी बात यहां समझ लीजिएगा। एक टेबल बना रहे बेटे हम, देखिए आपने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, यार एक और होता है पॉजिट्रॉन। अरे सर ये कहां से है बेटे, होता है, धीरे धीरे चल जाएगा पता आपको। यहां लिख दिया हमने इसका चार्ज, यहां लिख दिया हमने इसका मास। समझिए बेटे जरा, एक टेबल बना ली छोटी सी, आपको फायदे में रहेगी, आपके लिए बहुत फायदे होते हैं। कितनी गंदी आर्ट है हमारी। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बेटे चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिख रहा है? यस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ पॉजिट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो क्या कर लेते हैं आपस में, वो आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। सॉरी बेटे, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। अब देखिए बेटे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है नेगेटिव, वही प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर सकते हैं और न्यूट्रल भी कर देंगे। बट यार एक प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में बहुत सारा डिफरेंस है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में 1837 टाइम्स हैवी है, तो कंप्लीटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। अब एक और पार्टिकल क्या है बेटा, पॉजिट्रॉन। देखिए जो चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, वही चार्ज पॉजिट्रॉन का, नेचर दोनों के अपोजिट, तो रिएक्शन आपस में अटैक करेंगे और रिएक्शन करेंगे। दोनों के मास भी इक्वल है यार, तो जब मास इक्वल है तो मास इक्वल के होने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जब भी रिएक्शन करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसी रीजन से इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल
ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं, जहां भी एक दुश्मन है एक दूसरे के, जहां देखेंगे खत्म कर देंगे एक दूसरे को। जबकि प्रोटॉन कर सकते हैं, पर प्रोटॉन कंप्लीट ही नहीं कर पाता, क्योंकि प्रोटॉन हैवी है, इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटे, लाइटर है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप जब क्या करते हैं, तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसका मतलब यार इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये रहा, पॉजिट्रॉन का ये रहा, सॉरी प्रोटॉन का ये रहा और पॉजिट्रॉन का ये रहा। ठीक, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो हमने अपनी तरफ से मान लिया ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन का और ये किसका बेटे, पॉजिट्रॉन का। अब समझो बेटे ध्यान से, एक फिनोमेनॉन्स होती है पेयर प्रोडक्शन। ये केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेंगे शायद आपको। कौन सी फिनोमेनॉन्स है बेटा, पेयर प्रोडक्शन, मतलब पेयर का प्रोडक्शन दिखाया गया है। क्या आपको एक हैवी मटेरियल लीजिएगा, हैवी मेटल लीजिएगा, हमने क्या ले ली, प्लेटिनम ले ली। प्लेटिनम पे हमने क्या करा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78 होता है। इस पर हमने क्या करा, एनर्जेटिक गामा फोटोन को बोम्बार्ड कर दिया। क्या करेगा, ये हैवी मेटल इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बेटा, एमिट कर देगा एक पॉजिट्रॉन। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन है। क्या हुआ, नेट चार्ज, देखिए पेयर का प्रोडक्शन हुआ। क्या कहा था कि चार्ज पार्टिकल आर क्रिएट एंड डेस्ट्रॉय ओनली पेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल है दोनों बेटे, अपोजिट भी हो गए, तो ये पॉसिबल है। अब देखो बेटे नेट तो भी जीरो है इनका, भाई जितना इसका निगेटिव उतना इसका पॉजिटिव, दोनों का नेट कितना होगा, जीरो। आगे आ जाइए, इसी टाइप से एक रिएक्शन होती है पेयर एनिहिलेशन। ये जो पेयर एनिहिलेशन है, इसमें समझो क्या होता है, इसमें जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटे दो गामा फोटॉन क्रिएट होते हैं, दो गामा फोटॉन एमिट होते हैं। अब यार इसके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा यहां दो है यहां एक है, ये सब चीजें आपको बाद में पढ़ने को मिलेगी। अभी मैंने आपको केवल एक एग्जांपल बताया किसका, इस वाले केस का, कि देखिए यहां पर क्या हो रहा, इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, पेयर में हुए। यहां पे क्या हो रहा है, इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पेयर में हुए। तो विदाउट पेयर ना तो क्रिएशन होगा ना डिस्ट्रक्शन होगा, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ये क्या है बेटे, ये गामा फोटोन, मतलब वन टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब एनर्जी। क्लियर हुआ। एक रिएक्शन और मैं आपको बता देता हूं, एक टॉपिक पढ़ेगा वो रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री में मिलेगा और बेटे फिजिक्स में मिलेगा। एक वर्ड एक आता है, एक फिनोमेनन होती है रेडियो एक्टिव डीके। इसमें क्या है बेटे, यूरेनियम लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। इस यूरेनियम पर देखिए रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल को निकालते रहते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है ये रियलिटी में हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4। बीटा पार्टिकल रिएक्शन हम नहीं बता रहे, हम केवल अल्फा पार्टिकल की बता रहे हैं। इनके अंदर क्या नेचर होता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल कौन से मटेरियल कहलाते हैं, जो अपने अंदर से रेगुलर अल्फा बीटा गामा को अपने आप निकालते रहते हैं। तो ये अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा, एटॉमिक नंबर कितना 92, इसका कितना है 4 निकला। तो बेटे क्या होगा, यहां थोरियम बन जाएगा, और थोरियम का कितना होता है, सॉरी बेटे 2 होता है इसका प्लस का, थोरियम का कितना होता है, क्लियर। तो देखो जो एटॉमिक नंबर यहां था वही एटॉमिक नंबर टोटल यहां हो गया, तो नेट तो भी इक्वल रहा, नेट में कोई चेंज नहीं हुआ। जो चार्ज टोटल यहां पर वही चार्ज टोटल यहां पर। तो ये तो जो 3 आपको रिएक्शन बताई ये सारी की सारी चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। नोट कीजिए फटाफट। हो गया बच्चों, चलिए इरेज कर दें। तो ये तो आपको बता दिया बेटे कि जब भी चार्ज का
चार्ज ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि जब भी चार्ज पार्टिकल क्रिएट होंगे या डेस्ट्रॉय होंगे वो कैसे फॉर्म में होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे और इक्वल और अपोजिट के होंगे चार्ज के होंगे। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम सेकंड, फंडामेंटल चार्ज। और बच्चों फंडामेंटल चार्ज को आप एलिमेंट्री चार्ज भी कह देते हैं। समझिए क्या है, किसी बॉडी पर मिलने वाला इंडिपेंडेंटली स्मॉलेस्ट चार्ज क्या कहलाता है? फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। देखिए क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट independent is called फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल को ही क्या कह देते बेटे आप? एलिमेंट्री चार्ज कह देते। इतना क्लियर हुआ? अब समझिए बेटे, देखिए नॉर्मली में जो हमें पता चला तो इलेक्ट्रॉन से स्मॉलेस्ट चार्ज किसी पे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से स्मॉलेस्ट चार्ज किसी पे नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज मान लेते हैं। वैसे नॉर्मली में अभी आप आगे चल के स्टडी करेंगे, क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं, उन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम होता है, पर क्वार्क और एंटी क्वार्क इंडिपेंडेंट नहीं मिल पाते। इसलिए अभी तक जो भी नोन है वो कहां तक नोन है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही आप क्या मान सकते हैं बेटे? मानते हैं एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इंडिपेंडेंटली मिलता है। वैसे तो क्वार्क और एंटी क्वार्क पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम है, बट वो इंडिपेंडेंटली नहीं मिल पाते, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही क्या माना जाता है? फंडामेंटल चार्ज माना जाता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बेटा is also called फंडामेंटल चार्ज। अब यार फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? फंडामेंटल चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुना। क्या बताया मैंने आपको? वैसे तो क्वार्क और एंटी क्वार्क पर जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी क्या होते हैं बेटे? कम होते हैं। किस पर? क्वार्क पर और एंटी क्वार्क पर। जो क्वार्क होता है उस पे चार्ज ±e/3 और जो एंटी क्वार्क होता है उसका चार्ज ±2e/3 है, तो कंपेयर में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम। बट क्या है बेटे, ये आपको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे, कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिल पाएंगे। तो इंडिपेंडेंटली कौन मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या कहलाएगा? फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। नोट कीजिए फटाफट, फिर अगले स्टेप आते हैं। हो गया बच्चों? चलिए इरेज कर दे। द स्मॉलेस्ट चार्ज, ओ सॉरी बेटा यहां कैन हो रहेगा। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो चार्ज जो इंडिपेंडेंटली, छोटे से छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली मिल सकता है, क्या कहलाता है? फंडामेंटल चार्ज। किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। वैसे तो इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल, छोटे चार्ज वाले पार्टिकल क्वार्क और एंटी क्वार्क हैं, पर वो इंडिपेंडेंटली नहीं मिल पाते, इसी रीजन से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज माना जाता है। थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी देखिए आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या वर्ड आया इसमें? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है एवरीथिंग, एनीथिंग इज फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या है? एनीथिंग इज फिक्स्ड अमाउंट। जो कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट में हो उसे कह देते हैं क्वांटाइज।
क्या कह देते हैं बच्चों, उसे क्वांटाइज कह देते हैं। अब समझिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट में हो सकता है, कंटिन्यूस नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, ये कहते हैं चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल, charge exists on a body is integer multiple of fundamental charge. Charge on a body is not continuous quantity. मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्ज का। मतलब दूसरे का वर्ड में क्या कहते हैं, चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूस क्वांटिटी, ये कंटिन्यूस नहीं होता, रेगुलर नहीं होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा। अब समझो, पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इज, यार प्लस माइनस ई हो सकता है, फंडामेंटल जो चार्ज है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे 1e कह दो, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। नॉट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी क्या इज, यार प्लस माइनस 1.1e नहीं हो सकता, प्लस 1.2e नहीं हो सकता, 5/3 प्लस माइनस 5/3e नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं। नेट चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यार समझो N क्या है, E क्या है, देखिए यही लिख दे, वेयर N क्या है बेटा, इंटीजर, वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और E की वैल्यू फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहां एक साइन आया पॉजिटिव का और एक आया नेगेटिव का। यार अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रिप्रेजेंट करता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यार एटम पर या बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक डीसी पांडे सर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन देयर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज। मतलब 1 कूलम के नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझिए बेटे, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले तो हमने लिख लिया कि चार्ज कितना दे दिया, 1 कूलम, कैसा दे दिया, नेगेटिव। तो यार नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर साइन नेगेटिव है तो कैसा है बेटे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ में आई। कितने हैं वो देखना है अभी हमको, यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यार प्लस माइनस मत लो, इसका मतलब तो क्लियर हो गया है, साइन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन। अब समझिए N इज इक्वल टू Q अपॉन E, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा।
इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। यार बेटे क्यू की वैल्यू नेगेटिव रख के नेगेटिव ने तो रिप्रेजेंट कर दिया कि एक्सेस है। अब बार बार आप पॉजिटिव नेगेटिव रखने वाले हैं, आपको तो केवल वैल्यू रखनी है। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। कैलकुलेशन करके लाओगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। मतलब क्या हुआ कि -1 कूलम नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6.25 इंटू 10⁻18 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आपको? नहीं आया? नोट कीजिए फटाफट। क्लियर है? हो गया बच्चों? इरेज कर दें इसे। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखिएगा आप, इसी फॉर्मूले के ऊपर। बेटे न्यूमेरिकल भी हम हाथ हाथ ही कराते चल रहे हैं। अभी हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे, फिर नीट लेवल, आईआईटी लेवल, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन आएंगे। तो सब चीजें धीरे धीरे मिलेंगी आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए ग्लास रोड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। क्वेश्चन लिखे, चल लिख देते हैं। ए ग्लास रोड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। द ग्लास रोड एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ, the glass rod acquires a charge, कितना है बेटा? प्लस के 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या कहते हैं आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर फर्स्ट, फाइंड द number of electron lost by glass rod। सेकंड पे क्या कहते हैं आपसे? फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाई सिल्क। तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं आपके? इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ये 3 पार्ट आपको निकालने हैं। इन 3 पार्ट में जितना भी अभी आपने पीछे स्टडी किया वो सब क्लियर हो जाएगा। समझिए बेटे, सॉल्यूशन देखिए। एक ग्लास रोड रब्ड, आपके पास एक ग्लास की रोड है, मान लीजिए एक ग्लास रोड है आपके पास, और ये सिल्क का एक क्लॉथ है। ये क्या है? सिल्क क्लॉथ। इसको इस पर रब कर दिया। जब रब करेंगे तो बेटे आपको पता है, जब रब होंगी दो चीजें आपस में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। हो सकता है इससे इस पे गए, उससे उससे मतलब नहीं है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आपसे ये कह दिया कि द ग्लास रोड एक्वायर्ड ए चार्ज प्लस। चार्ज किस पे? चार्ज ग्लास रोड पे। कितना? प्लस के 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम। यार एक बात समझ तो, क्या है? एक बात समझिए बेटे आप, कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इसका मतलब इसने क्या करा? डोनेट कर दिए। यार इसने डोनेट करे तो इसने रिसीव कर लिए। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। जल्दी बोलिए। अब क्या पूछ रहे? कितने गए? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द ग्लास रोड। मतलब ग्लास रोड ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लिया। भाई लॉस तो उतना करा होगा जितने ट्रांसफर करे होंगे। तो समझिए बेटे, पहले पार्ट को देखिए। एक यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या था? N। किसके लिए? ग्लास रोड के। नंबर ऑफ ग्लास रोड क्या आएंगे? E तो कांस्टेंट है बेटा, फंडामेंटल चार्ज है, इसकी वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होने वाला।
तो Ng इज इक्वल टू QG अपॉन E। इसकी वैल्यू 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम, इसकी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कैलकुलेशन करोगे 12 आएगा, 12। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे इसने? 12। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए? 12। किसने कर लिए बेटे? ग्लास रोड ने। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं आपसे? फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। यार आपको एक बात समझिए, दो बॉडी देखिए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे एक के बराबर पॉजिटिव चार्ज, इसके एक के बराबर नेगेटिव चार्ज। दो दिए थे, दो के बराबर पॉजिटिव चार्ज, दो के बराबर नेगेटिव चार्ज। भाई जितना इस पर पॉजिटिव होगा, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में आप रब्ड करेंगे तो एक बॉडी पर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, दूसरी उतने को रिसीव कर लेगी। तो जो डोनेट करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो रिसीव करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जितना डोनेट करने वाली पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही रिसीव करने वाली पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए, दूसरी वाले ने उतने ही रिसीव कर लिए। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन सिल्क QS कितना? माइनस के QS। अपोजिट में हो जाएगा बेटे। अब समझिए, माइनस प्लस इसके 19.2 इंटू 10⁻19, इसका मतलब माइनस के 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम। समझ में आया आपको? नहीं आया? किस पे हो गया? ये सिल्क पर चार्ज हो गया। अब क्या कहते हैं? इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। यार अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जाएगा। भाई आपको पता है कि चार्ज ऑलवेज कम विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो एक का मास जाता, दो जा रहे होंगे तो दो का मास जाएगा, तीन जा रहे होंगे तो तीन का मास जाएगा। यार कितने जा रहे हैं? Ng, तो कितना मास जाएगा? Ng। ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क कितना बेटे? अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता तो एक का मास, दो जाते तो दो का मास, तीन जाते तो तीन का मास, चार जाते तो चार का मास। कितने जा रहे हैं? Ng टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ng की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यार मल्टीप्लिकेशन अपना आप करेंगे, आप नोट कीजिए फटाफट। समझ में आया? ओके, नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए रेस कर देते हैं। ये वैसे हल्के से न्यूमेरिकल करा दिया मैंने आपको, अभी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आएंगे। यार बेटे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल कराने जरूरी साथ में इसलिए फॉर्मूले के कि आप कंसेप्ट को पकड़ के चलें। नेक्स्ट जो आपके पास तीन हमने प्रॉपर्टी आपको करा दी। अब नंबर लास्ट देखिएगा, फोर्थ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यार कुछ नहीं है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या? चार्ज को आप जब भी ऐड करेंगे एल्जेब्रिकल करेंगे। चार्ज को जब भी आपको क्या करना हो बेटे? ऐड करना हो तो वो कैसा करेंगे आप? एल्जेब्रिकली। चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब साइन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? साइन के। जैसे समझिए, आपके पास एक कोई बॉडी है, इसमें चार एटम मान लीजिए, 1 2 3 4, या चलो एटम मत मानो यार, ऐसा करो, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, इसमें एक ये रहा पार्टिकल, इसका चार्ज प्लस के 2q, एक ये रहा इसका 3q, एक ये रहा इसके माइनस के 4q, एक ये रहा इसके प्लस के 5q, एक ये रहा इसके प्लस के q। तो मुझे टोटल चार्ज निकालना है। अगर मैं नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकाल दूं तो जब मैं ऐड करूंगा एल्जेब्रिकली करूंगा, मतलब साइन के साथ करूंगा। देखो पहले पे कितना है? प्लस के 2q, दूसरे पे कितना है? प्लस के 3q, एक कितना है? माइनस के 4q, इसे मान लो कितना है बेटे? एक माइनस के q, एक कितना है? प्लस के 5q। सबको विद साइन लेके चलना है। देखो यार, 4 माइनस और 1 माइनस 5 हो गए, 5 से 5 कैंसिल, कितने बचे? प्लस के 5q। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो क्या कहेंगे? द टोटल चार्ज
on a body total charge on a body is always equal to algebraic sum of all charge located anywhere on body। समझे मतलब कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी या नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। मतलब बॉडी पर कहीं पर भी हो यार, उन सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? नोट कीजिए फटाफट। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बताते हैं हम, बेसिक प्रॉपर्टीज की लास्ट वाली। चलिए नोट कीजिए आप इसे। देखिए बच्चों, मिटा दो, हो गया होगा। बेसिक लास्ट प्रॉपर्टी देखिए आप। चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड को भी बार बार नहीं लिख के मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक, समझिए। अब चार्ज जो है वो तीन केसेस में रह सकता है। कंसेप्ट को समझिए आराम से। पहला, मान लीजिए कोई चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा है? इसका v इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एट रेस्ट। हो सकता है कि चार्ज मूव कर रहा हो, पर मूव जो कर रहा हो वो कैसी स्पीड होनी चाहिए उसकी? कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो यार आपको याद होगा a इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, इसका मतलब b2 माइनस b1 अपॉन 0। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। जब चेंज नहीं होगा तो इनिशियल फाइनल बराबर होंगी। इसका मतलब b1 इज इक्वल टू b2 होगा। जब b1 इज इक्वल टू b2 होगा तो b2 माइनस b1 इज इक्वल टू 0। कब के लिए? जब स्पीड कैसी हो? कांस्टेंट हो। जब ये 0 होगा तो 0 अपॉन टी, इसका मतलब कंप्लीट 0। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? जब समझो बेटे भाई, एक्सेलरेशन डेल वी अपॉन डेल टी होता है b2 माइनस b1 अपॉन टी। अगर b कांस्टेंट है तो b1 इज इक्वल टू b2 हो गया, इसका मतलब b2 माइनस b1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो कैसा होगा बेटे? अन एक्सिलरेट मोशन। मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तीसरा केस हो सकता v इज नॉट कांस्टेंट हो। नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि v वेरिएबल हो। यार v वेरिएबल होगा तो b2 माइनस b1 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब v2 माइनस b1 की वैल्यू आएगी तो a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेट मोशन। अब समझिए, तीन केस हुए, या तो रेस्ट में हो या ऐसे हो या ऐसे हो। देखो अगर रेस्ट में है तो ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट याद रख के चलेंगे आप। अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा, अनएक्सेलरेट मोशन, अनएक्सेलरेट मोशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां पर क्या केस बनेगा? प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर दोनों प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? और बेटे अगर एक्सेलरेट मोशन है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी
इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर कोई चार्ज किस में बेटे मोशन कर रहा है, और कैसे मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से करेगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। अनएक्सीलरेट मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करेगा। और अगर चार्ज क्या कर रहा है बच्चा, वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन कैसा है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, तो आपका कौन सा मोशन हो गया, एक्सीलरेट मोशन हो गया। अगर एक्सीलरेट मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, बट अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। देखिए आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। इससे जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे वे ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने की कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से किस किस तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्कोप, और उसमें आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताते चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नोट्स बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। ओके बेटा।